राकेश्वर सिंह मन्हास जब नक्सलियों की कैद में थे तो कोई आशा की किरण कहीं से भी नहीं दिखाई देती थी। उनके परिवार वाले बहुत दुखी थे और उनको सरकार से उम्मीद थी कि वो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अंत में वो उम्मीद भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। लेकिन तब बस्त्र के पत्रकार एक जो दृष्टि थी या एक कहें कि मार्गदर्शक थे, वो बस्त्र के पत्रकार बने और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि बस्त्र के हालात कैसे हैं और नक्सली जो हैं आखिर चाहते क्या हैं। अच्छा सर, पहले अपना नाम बताइए। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा किस तरह से पहले लोगों ने कॉन्टैक्ट किया? जी देखिए, 3 अप्रैल को घटना हुई और 4 अप्रैल की शाम को सीआरपीएफ डीआईजी का फ़ोन आया। उनके द्वारा हमें बताया गया कि एक जवान मिसिंग है जी। तो शाम ढलते ढलते फिर हम लगातार जो है बस्तर के हम जो 4 पत्रकार रहे हैं, मैं हो गया, गणेश मिश्रा जी हो गए और के शंकर सुकमा से हैं और साथ ही राजा राठौर, ये माओवादी संगठन से हम लगातार संपर्क करने की कोशिश करते रहे कि वो जो जवान मिसिंग है कहीं वो माओवादियों के कब्जे में तो नहीं। तो माओवादियों द्वारा स्पष्ट किया गया, फ़ोन करके बताया गया माओवादियों द्वारा कि जवान जो है बेहोशी की हालत में ग्रामीणों को मिला और फिर ग्रामीणों ने जो है वो माओवादियों के हवाले कर दिया। जवान मामूली रूप से उसको चोटें लगी थी, जिसका माओवादी संगठन ने इलाज करवाया और वो सुरक्षित है। जिसके बाद फिर दूसरे दिन माओवादियों ने एक प्रेस नोट रिलीज़ किया जिसमें घटना से संबंधित सारी जानकारी उन्होंने दी थी जी। और आखिर में उन्होंने ये लिखा था कि यार जवान जो है उनके कब्जे में है, उनके जंगल में है। फिर हम लगातार संपर्क बनाते रहे माओवादी संगठन से, ये कहते रहे कि आप फ़ोटो या फिर वीडियो क्लिप जो है वो उपलब्ध करवाइए। फिर उन्होंने एक प्रेस नोट पहले भेजा जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक डेलीगेशन तैयार करवाइएगा सरकार की तरफ से जी। फिर हम बस्तर आईजी की सुंदर रात से संपर्क किया और कहे कि माओवादी चाह रहे हैं कि एक डेलीगेशन तैयार हो और उनके द्वारा डेलीगेशन तो तैयार करवा लिया गया, लेकिन तब तक जो है माओवादी संगठन की तरफ से कोई जवाब आया नहीं था। और फिर हम बीजापुर एसपी कमलोचन कश्यप से जब मेरी बात हुई थी इस पूरे प्रकरण में, तो उन्होंने कहा था कि यार फ़ोटो या फिर वीडियो मंगवा लीजिए, हम कैसे यकीन कर ले माओवादी संगठन पे कि वो उनके कब्ज़े में है, जवान जो मिसिंग जवान उनके कब्ज़े में है जी। तो माओवादी संगठन से हम लगातार संपर्क करते रहे। फिर माओवादी संगठन ने एक तस्वीर जारी की थी, संभवतः यहाँ भी आई होगी, जब भी आई होगी, वो तस्वीर जारी हुई। उस तस्वीर पे कई लोगों ने आपत्ति दर्ज किया, सरकार ने, प्रशासन ने, परिजनों ने, कि हो सकता है कि ये तस्वीर पुरानी हो, क्योंकि उस तस्वीर में जो है बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं राकेश्वर सिंह मन्हास और किस तरह का कोई तनाव चेहरे पे नज़र नहीं आ रहा था, ना ही आसपास जो है माओवादी संगठन के लोग नज़र आ रहे थे। या तो जैसे ही वो फ़ोटो आई, वो तस्वीर आई, इसके बाद मैं लगातार माओवादी संगठन से व्हाट्सएप पे चैट करता रहा। गणेश मिश्रा जी संपर्क करते रहे, के शंकर, राजा राठौर संपर्क करते रहे। हम उनके सामने एक शर्त रख रहे थे कि आप एक काम कीजिएगा, आप एक वीडियो क्लिप जो है वो जारी करवा दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा, वीडियो संदेश जारी करवाइएगा। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार की तरफ से कोई नहीं आ जाता तब तक हम नहीं करेंगे जी। फिर हमने कहा ठीक है, सरकार की तरफ से जब तक लोग नहीं आ जाते या फिर आप जब तक नहीं बुलाते वो तो आएंगे नहीं, एक काम करते हैं, हम आ जाते हैं आपके इलाके में आके हम अपना रिपोर्टिंग कर लेंगे, जवान से हमारी बातचीत हो जाएगी, आप लोग भी वीडियो संदेश यदि कोई सरकार को देना चाहें तो दे दीजिएगा जी। फिर उन्होंने कहा कि कुछ देर बाद उन्होंने कहा एक काम कीजिए, जो डेलीगेशन तैयार है उसे लेकर आप 8 अप्रैल को घटनास्थल जो है बीजापुर से करीब 100 किलोमीटर पड़ता है। 7 अप्रैल करीब शाम दोपहर 3 बजे के आसपास उनके द्वारा कहा गया। फिर हमने बस्तर आईजी और एसपी बीजापुर से कहा कि आप एक काम कीजिए, जो डेलीगेशन की टीम है उसे बुला लीजिए, हम बासापुरा मिलेंगे। बासापुरा एक जगह है बीजापुर से करीब 50 किलोमीटर दूर, वहाँ हम रात वहीं पे गुजारे। काफ़ी तनावपूर्ण माहौल था मेरे लिए और स्पेशली गणेश मिश्रा के लिए, क्योंकि हमें इस बात का डर था, इस बात का तनाव था कि मीडिया की उपस्थिति में कहीं माओवादी किस तरह की कोई अनहोनी वारदात को अंजाम ना दे, सरकार के डेलीगेशन को या फिर जवान को किस तरह कोई नुकसान ना पहुँचाए। सारी रात हम जागते रहे और दूसरे दिन सुबह 8 बजे हम जो है घटनास्थल पर निकले, घटनास्थल पहुँचे। घटनास्थल से करीब 15-20 किलोमीटर दूर हमें ले जाया गया। वहाँ जन अदालत लगी थी, 20 गांव के करीब 1,500 से 2,000 लोग थे और फिर हमने जो है वहाँ पे तमाम तरह की चर्चाएं हुई और फिर राकेश्वर सिंह मन्हास जी को रिहा करवाया गया। फिर हम लेकर आए और सीआरपीएफ डीआईजी के हैंड ओवर कर दिया। क्या मतलब माओवादी चाहते क्या लड़ाई किस बात की, उन्होंने क्यों अटैक किया था, ये बात में कोई चर्चा नहीं? देखिए बहुत सी शर्तें हैं उनकी, अपनी उनकी आइडियोलॉजी
अलग है, वो काफ़ी बदल चुकी है। तमाम चीज़ें हैं जिस बारे में बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता, और नक्सलवाद पे चर्चा करते रहे तो काफ़ी लंबा वक्त गुजर जाएगा। लेकिन हाँ, माओवादियों की वजह से जो है बस्तर के आदिवासियों तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, सरकार उनके इलाके में नहीं पहुंच पा रही है, सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो कमज़ोर नज़र आती है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर। यही एक वजह है कि 4 सालों से माओवाद जो है उस इलाके में गहरी पैठ अपनी जमाए बैठा हुआ है। देश में आज सबसे बड़ी आंतरिक समस्या के तौर पर नक्सलवाद पनपा है। सरकार की यदि इच्छा शक्ति होती माओवाद के खात्मे की तो संभवतः अब तक माओवाद का खात्मा हो गया होता, लेकिन नहीं लगता है कि सरकार अपनी नक्सल उन्मूलन नीति पे इतना बेहतर काम कर पा रही है कि नक्सलियों का खात्मा हो पाए। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, नक्सलियों को आतंकी क्यों नहीं कहा जाता है, इसका कारण? देखिए, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, आतंकवादियों की आइडियोलॉजी, उग्रवादियों की आइडियोलॉजी अलग है। और माओवादियों की जो आइडियोलॉजी है वो सिस्टम या फिर सिस्टम में बैठे हुए लोगों से काफ़ी तब्दीलियां लाना चाहते हैं वो सिस्टम में, तो इस वजह से जो है उन्हें आतंकवादी नहीं कहा जाता माओवादी। लेकिन अब जो गतिविधियां माओवादी संचालित कर रहे हैं उस इलाके में वो आतंकवादियों से भी कम नहीं। तो आपको लगता है कि ऊपर कार्रवाई होगी? क्योंकि आप निश्चित तौर पे हम चाहते हैं बस्तर में शांति बहाली हो। लगातार वहाँ पे हर रोज जो है खून की नदियाँ बह रही हैं। जब बड़ी वारदात होती है तब जो है देश और सरकार की नज़र पड़ती है, तो निश्चित तौर पे वहाँ शांति बहाली होनी चाहिए किसी भी तौर पे। लेकिन आपको सर आपके सवाल से आपको एक उन्होंने कहा है कि का कोई व्यक्ति पकड़ा जाए तो आप छुड़ाएंगे, ये थोड़ा आपके लिए परेशानी नहीं? ये परेशानी का सबब है। देखिए, हम दोधारी तलवार पे एक तरीके से काम कर रहे हैं, इधर कुआं उधर खाई। बस्तर के पत्रकारों के लिए हमेशा रहा है, प्रशासन सरकार और पुलिस से हमेशा धमकियाँ मिलती रहती हैं, माओवादियों से धमकियाँ मिलती रहती हैं, ये भी इसी का हिस्सा है। खैर, हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि राकेश्वर जो है आज अपने घर पर हैं, और माध्यम हम थे इस बात की खुशी आजीवन। थैंक्स। तो आप भी लोग खाना खाओ भैया, आप भी खाना। बस्तर के पत्रकार जो एक माध्यम बने थे, मार्गदर्शक बने थे, जिन्होंने राकेश्वर सिंह मनहास को सिलाई, इन्होंने 2 बातें ज़रूर कही हैं। एक तो उनकी विचारधारा आतंकवादियों से अलग है और वहाँ पर खून की नदियाँ बह रही हैं। इसके ऊपर हमें लगता है कि सरकार को स्पष्ट नीति बनानी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं को, जिस तरह से वो खून बहा रहे हैं वहाँ पर, इस तरह की घटनाएं जो है रुकें। और इन लोगों के लिए भी परेशानी का सबब है, वो भी हमें लगता है सरकार को इनके ऊपर भी चिंतन करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को ये कहा गया है कि कभी उनका कोई जवान पकड़ा जाता है तो ये छुड़वाएंगे, अगर नहीं छुड़वाएंगे, अगर सरकार ने, भारत सरकार ने नहीं छोड़ा तो इनके लिए भी परेशानी बन सकती है। बाकी आप लोग देखते रहे दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी विनय मेहरा को दें इजाज़त। नमस्कार।